वेलकम टू स्टडी राइड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 5 अप्रैल 2022। इस वीडियो में हम 5 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो आपको ध्यान रखना है कि फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा 2022 का वो कहाँ पे होगा, तो कतर में होगा। तो इसका मैस्कॉट क्या बना है, तो लाइव करके एक वर्ड है जो इसका मैस्कॉट बना है। और आपको ध्यान रखना है लाइव जो है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर्स। सुपर स्किल्ड प्लेयर्स इसका मीनिंग है लाइव का। और आपको ध्यान रखना है कि फीफा एक है फुटबॉल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। तो फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। तो आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली विंग्स इंडिया 2022 हुआ। और विंग्स इंडिया 2022 के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है क्योंकि वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विंग्स इंडिया 2022 को ऑर्गेनाइज कौन किया था, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे हुआ, तो हैदराबाद में हुआ। और हैदराबाद में जो बेगमपट एयरपोर्ट है वहीं पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और विंग्स इंडिया 2022 का थीम क्या था, तो थीम था इसका इंडिया एट 75 न्यू होराइजन्स फॉर एविएशन इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट के लिए क्या टारगेट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 220 न्यू एयरपोर्ट बनाना चाहता है। कब तक, तो 2025 तक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 220 न्यू एयरपोर्ट बनाएगा 2025 तक। और 478 खेलो इंडिया सेंटर बनेंगे टोटल 375 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे डेटा कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और रिसेंटली पार्लियामेंट में ये भी कहा गया कि इंडिया का जो नेचुरल गैस है अभी कितना है नेचुरल गैस, तो अभी 6.7% है। इसको 6.7% से हमें कितना 15% कर देना है 2030 तक। तो ये भी टारगेट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का जो नेचुरल गैस है वो 6.7 से 15% करना है। कब तक, 2030 तक। और ये भी कहा गया था पार्लियामेंट की टोटल अभी 90 स्टार्टअप है जो कि इंडिया में जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है। और यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा हो गया होता है। और कुछ हम लोग गेम रिसेंटली मैस्कॉट की बात करें तो रिसेंटली खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटका होगा उसके लिए भी मैस्कॉट का अनावरण लॉन्च किया गया था कर्नाटका में। तो ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम होगा वो कहाँ पे होगा, कर्नाटका में होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होगा, तो वो हरियाणा में होगा। और खेलो इंडिया के बारे में मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताऊंगा। विच कंट्री विल होस्ट फीडे चेस ओलंपियाड 2022। और फीडे जो चेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि जो ओलंपियाड 2022 होगा वो कहाँ पे होगा, तो इंडिया में होगा। और ध्यान रखें इंडिया में कहाँ पे होगा, तो चेन्नई में होगा। तो चेन्नई में होगा इंडिया में। और ये जुलाई और अगस्त के महीने में होगा। तो मंथ आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि फीडे चेस ओलंपियाड कहाँ पे होगा, तो चेन्नई में होगा जो कि इंडिया में है। विच कंट्री विल होस्ट एशियन जूडो कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप। तो जो एशियन जूडो कैडेट फेंसिंग है ये भी इंडिया में ही होगा, लेकिन ये अहमदाबाद में होगा। तो अहमदाबाद में होगा जूडो वाला। और फीडे का जो चेस ओलंपियाड होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा चेन्नई में। और ध्यान रखें ये जो फीडे है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो लॉजन स्विट्जरलैंड में है। तो फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो लॉजन स्विट्जरलैंड में है। और फीडे का एक मोटो भी है, वी आर वन फैमिली। तो ये भी ध्यान रखें वी आर वन फैमिली इसका मोटो है फीडे का। और ध्यान रखें कि अभी रिसेंटली दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जिसको कौन जीता था, अर्जुन इरिगियासी ने जीता दिल्ली इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट। और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का 73rd और 72nd ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 72 पे आते हैं मित्रपा गुहा जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। और 73rd पे है भरत सुब्रमण्यम जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं। तो ये 73rd और 72nd ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। और आपको ध्यान रखना है रिसेंटली 23rd वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर भी बनी है, वो कौन है, तो प्रियंका नामाटाकी जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो हमारी 23rd वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। और रिसेंटली वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप किसने जीता था, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुआ उसको जीता था किसने, तो नोडी ब्रेक अब्दुल सतरव जो कि उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीता था। और मैंने आपको बता दिया कि एशियन जो ये जूडो कैडेट होगा यह होगा इंडिया के अहमदाबाद में। विच टू पॉलिटिशियंस रिसीव्ड ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड एट द संसद रत्न अवार्ड 2022। अब ये जो संसद रत्न अवार्ड जो 2022 ये कितने सारे को दिया गया है, लगभग 11 या 12 टाइप के दिया गया। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अब्दुल कलाम जो आज़ाद अवार्ड है वो किसको दिया गया, तो ये दिया गया AM वीरप्पा मोइली और HB हांडे। और AM वीरप्पा मोइली और HB हांडे कौन है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। AM वीरप्पा मोइली है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका थे AM वीरप्पा मोइली। और HB हांडे जो है ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे, कहाँ के, तो तमिलनाडु के हैं। तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली
रिसेंटली एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई थी 15 अक्टूबर को। तो एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी 15 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम प्राण स्थल, एपीजे अब्दुल कलाम प्राण स्थल का अनावरण कहाँ पे किया गया था? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में टोटल अब 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि 13 नए डिस्ट्रिक्ट का अनावरण, 13 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में बने हैं। ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये और भी कई श्रेणी में दिया गया, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। और ये जो संसद अवार्ड है ये पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको दिया गया था, और ये 12th एडिशन था। तो 12th एडिशन भी ध्यान रख सकते हैं, बट 12th एडिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम को किसको दिया गया? तो एम वीरप्पन मौली और एचबी हांडे तमिलनाडु और एम वीरप्पन मौली कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। विच बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। अब लीगल राइट देने का क्या मतलब है? जैसे हम लोगों को लीगल राइट्स वगैरह मिले हुए हैं, वैसे एनिमल को भी लीगल राइट दिया गया है। कहाँ पे? तो इक्वाडोर। और इक्वाडोर का कैपिटल आपको देखना है क्वीटो। क्वीटो इज़ द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। और एक गैलापागोस आइलैंड भी है, गैलापागोस, जो कि न्यूज़ में भी आया था, वो भी कहाँ पे? तो इक्वाडोर में ही है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीजेज हाउ मच करोड़ फॉर पॉकेट अलाउंस टू एथलीट। अब आउट ऑफ पॉकेट अलायंस आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ OAFP का फुल फॉर्म आप बता दो। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इसको कहा जाता है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 7.22 करोड़ अलाउंस किया है किसके लिए? तो एथलीट्स के लिए। टोटल 2509 एथलीट्स जो हैं, 2509 खेलो इंडिया एथलीट्स हैं, उनको दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। और इंडिया ने रिसेंटली एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू ट्रेन एथलीट्स इन माउंटेन। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो कि माउंटेन रेंज में जो एथलीट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। कहाँ पे बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश शिमला में बनाया गया है। ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है। और आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया स्कीम के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो खेलो इंडिया स्कीम जो है उसको रिसेंटली 2021-22 जो अभी बजट हुआ उसमें इसको 5 साल के एक्सटेंड कर दिया गया 25-26 के लिए। तो खेलो इंडिया जो स्कीम है उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया जो है वो 3 गेम होता है खेलो इंडिया में। एक तो होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दूसरा होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, और एक होता है खेलो इंडिया क्या चीज विंटर गेम। तो विंटर गेम होता है और एक यूथ गेम होता है और एक यूनिवर्सिटी गेम होता है। तो यूनिवर्सिटी वाला वो तो हो रहा है कर्नाटका में, आपको ध्यान रखना है, उसका 2nd एडिशन हो रहा है। और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था उड़ीसा में, तो आपको ध्यान रखना है। और यूथ गेम कहाँ पे होगा? तो ये पंचकुला जगह हरियाणा में, वहाँ पे होगा। और विंटर गेम 2021 में गुलमर्ग में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखें यूथ गेम में 4 नए आर्ट्स को मार्शल आर्ट्स जिसको कहते हैं उसको ऐड किया गया था। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो आपको स्टेट के साथ याद रखना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो 4 नए स्पोर्ट्स को ऐड किए गए हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मार्शल आर्ट्स, वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो पहला आपको ध्यान रखना है कलरीपयट्टू कहाँ से है? तो केरला से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मालाखंबा जो है, मालाखंबा एक मार्शल आर्ट है, वो कहाँ पे? तो सेंट्रल इंडिया में खेला जाता है। और तीसरा किसको ऐड किया गया था? तीसरा गटका जो कि पंजाब से है। तो ये भी खेलो इंडिया यूथ में ऐड किया गया था। और तीसरा है थांगटा करके एक है, वो मणिपुर का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 न्यू मार्शल आर्ट्स खेलो इंडिया यूथ गेम में ऐड किए गए थे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है खेलो इंडिया से रिलेटेड। हु हैज़ वन गोल्ड मेडल एट नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट KIIT कैंपस भुवनेश्वर। अब आपको ध्यान रखना है कि नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? तो अन्ना मारिया ने जीता इसमें गोल्ड मेडल। और वेट लिफ्टर में आपको मीराबाई चानू का नाम याद रखना है। हु हैज़ वन द मियामी ओपन। और आपको ध्यान रखना है कि जो मियामी ओपन जो होता है ये टेनिस का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी मियामी ओपन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो टेनिस से रिलेटेड है। और ईगा स्वेटेक जो कि पॉलिस की है, इन्होंने जीता है ये मियामी ओपन। और इन्होंने हराया किसको? तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है, उसको इन्होंने ईगा स्वेटेक ने डिफीट किया। और आपको ध्यान रखना है कि कार्लोस अल्कराज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्लोस अल्कराज जो कि यंगेस्ट बने हैं, मियामी ओपन के चैंपियनशिप उनके नाम आया है, सबसे यंगेस्ट। और कार्लोस जो अल्कराज है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन से बिलोंग करते हैं। और रिसेंटली हम लोग गेम की बात करें तो स्विस ओपन हुआ,
ठीक है, स्विस ओपन जो कि बैडमिंटन के लिए होता है, उसको किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता था स्विस ओपन। और रिसेंटली बहरेन ग्रोपरी हुआ और एक सऊदी अरेबिया ग्रोपरी हुआ। तो सऊदी अरेबिया जो ग्रोपरी हुआ उसको जीता मैक्स वेस्टापन ने। और आपको ध्यान रखना है कि मैक्स वेस्टापन बेल्जियम से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सऊदी अरेबिया ग्रोपरी में हराया चार्ल्स लेक्रेक जो कि मोनाको से बिलोंग करते हैं। और चार्ल्स लेक्रेक वही है जिन्होंने बहरेन ग्रोपरी जीता था। बहरेन ग्रोपरी किसने जीता था, तो चार्ल्स लेक्रेक। आइडियोथॉन मंथन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो रिसेंटली एक मंथन ऑर्गेनाइज किया गया इसके द्वारा, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, कि जो सिक्योरिटी बिजनेसेस है उसमें इनोवेशन के लिए एक आइडियोथॉन मंथन सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें कई संस्थाएं साथ में थी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कई सारे संस्था ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। और पहली वुमेन चेयरमैन कौन बनी है सेबी की, तो माधवी पुरी बुक। तो माधवी पुरी बुक पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी थी सेबी की। और सेबी के लिए कुछ कमेटी बनी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ, 3-4 कमेटी जो इंपॉर्टेंट है। एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए कमेटी बनी, उसको हेड करेंगे नारायण मूर्ति। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ध्यान से सुने, उसको हेड करेंगे नारायण मूर्ति। और एक एडवाइजरी कमेटी फॉर सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड के लिए एक सेबी द्वारा कमेटी बनी, उसके हेड होंगे जी महालिंगम, ठीक है। और एक सेटलमेंट ऑर्डर एंड कंपल्सरी ऑफेंसेस, सेटलमेंट ऑर्डर पे कमेटी बनी थी, उसके हेड होंगे जय नारायण पटेल, ठीक है, जय नारायण पटेल। और मार्केट डेटा एडवाइजरी, ये इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मार्केट डेटा एडवाइजरी और एक है सेकेंडरी मार्केट डेटा एडवाइजरी। तो सेकेंडरी जो मार्केट डेटा एडवाइजरी है उसकी चेयरमैन थी माधवी पुरी बुक। और एक मार्केट डेटा एडवाइजरी है उसकी कमेटी की हेड है कौन, एम एस साहू। तो ये आपको सेबी की कमेटी ध्यान रखनी है। हु विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट आर्मी चीफ, अब नए आर्मी चीफ बनेंगे कौन, मनोज पांडे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और अभी ये बने नहीं है लेकिन आने वाले समय में बनेंगे। तो जब बन जाएंगे उसके बाद हम लोग इसके और सारा डिस्कस करेंगे। 3 डे राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ पे हुआ था, ये एनटीआर स्टेडियम हैदराबाद में है, वहाँ पे हुआ। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था क्या, 3 डे राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। और आपका ध्यान रखना है कि रिसेंटली 5वां एडिशन परीक्षा पे चर्चा का 5वां एडिशन रिसेंटली मोदी जी द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा संबोधित किया गया। और कहाँ पे किया गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है ताल कटोरा स्टेडियम है, ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पे, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पे है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। वहीं पे 5th परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया गया था। HP हैज रिसेंटली एक्वायर्ड विच कंपनी दैट स्पेशलाइज इन वीडियो एंड ऑडियो इक्विपमेंट। अब HP जो लैपटॉप वगैरह बनाती है उसको उसने एक वीडियो और ऑडियो जो इक्विपमेंट कंपनी है पॉली, उसको एक्वायर किया है। और रिसेंटली एक्वायर की बात करें तो HP ने एक टारा डीसी करके भी एक कंपनी थी, टेरा डीसी, उसको भी एक्वायर किया था। और एक्वायर में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है सबसे एक नंबर पर रिलायंस ने 25.8% डंजो में एक्वायर किया, क्लोविया में 89% एक्वायर किया, न्यूयॉर्क का मैंडेरियन होटल रिलायंस ने खरीद लिया, लिथियम रेक्स कंपनी है उसको भी रिलायंस ने एक्वायर किया है, फेराडियोन जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है उसको भी रिलायंस ने एक्वायर किया है, फ़ोनपे ने एक्वायर किया है गिग इंडिया को, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ़ोनपे ने गिग इंडिया को एक्वायर किया है। और MGM स्टूडियो को एक्वायर किसने किया है, तो अमेजोन ने किया है। और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 9.95% लगभग 10% हिस्सा किसमें एक्वायर किया है, तो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में। रिसेंटली जुपिटर्स न्यू आइडेंटिकल ट्विन, मतलब जुपिटर का एक नया ट्विन देखने को मिला है, वो कितने लाइट ईयर्स अवे है, तो ये 17,000 लाइट ईयर्स अवे है हमारे पृथ्वी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि लाइट ईयर जो होता है वो कितना होता है, तो लाइट ईयर जो हम लोग लाइट ईयर को एज अ डिस्टेंस कवर करते हैं। ये एग्जाम पूछा भी गया था कि लाइट ईयर क्या है, तो वो एक डिस्टेंस बताता है, एक साल में जो लाइट द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको लाइट ईयर बताता है। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो ये सब जो मैं स्टैटिक बता रहा हूँ ये ESIC में आ सकता है कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है। और आपको ध्यान रखना कि जो जुपिटर होता है उसको बिगेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और इसका विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है जुपिटर को। और 1 लाइट ईयर बराबर 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। 1 लाइट ईयर बराबर 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन का, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 150 मिलियन किलोमीटर। मतलब आप कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर है। और गैनीमेड जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर का। तो जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, जुपिटर का, तो गैनीमेड। तो अब जुपिटर से कोई भी क्वेश्चन है आप बना लोगे।
कवल कवल उथापी ऐप लॉन्च बाय विच स्टेट। अब कवल उथापी ऐप लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, और किस चीज़ के लिए है, तो पब्लिक ड्यूरिंग जो इमरजेंसी वगैरह होता है तो उसमें पब्लिक की हेल्प करेगा ये कवल उथापी ऐप। अब कोई भी इमरजेंसी पब्लिक का होगा तो वो इमरजेंसी अलर्ट सेंड कर देगा पुलिस स्टेशन में, तो जो पुलिस कंट्रोल रूम में जो आदमी बैठे होते हैं वहाँ पे ये एक अलर्ट भेज देगा, तो उससे लोगों को मदद पहुँचाई जाएगी केवल उथापी ऐप के द्वारा। और रिसेंटली हम लोग चेन्नई तमिलनाडु की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंडिया का पहला ओशियन मिशन, फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन किया जाएगा कौन, समुद्रयान। और इसमें कौन सा मैन्ड जाएगा, एक मैन्ड सबमरीन है मत्स्य 6000 जो कि किसके द्वारा बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखना है कि DRDO, इसरो और IIT मद्रास, DRDO, इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर मत्स्य 6000 को बनाएगा। और ये पहला ओशियन मिशन है जो कि मैन्ड मिशन है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा चेन्नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसको NIOT कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, तो चेन्नई में है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और रिसेंटली हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पहले जो रिन्यूएबल कैपेसिटी जो होता है उसमें टॉप पे था कर्नाटका, मतलब सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी आता था कर्नाटका से, लेकिन अब कर्नाटका को पीछे कर दिया किसने, तो तमिलनाडु में। तो आपको बात ही ध्यान रखनी है। सेबी एक कमेटी बनाई है ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके हेड कौन होंगे, तो उसके भी हेड होंगे जी महालिंगम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने सेबी से रिलेटेड जो कमेटी बताई हो वो भी आप ध्यान रखें। CCI अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ हीरो फिनकॉर्प बाय विच कंपनी। अब हीरो फिनकॉर्प के जब कुछ शेयर होगा, कुछ शेयर जब कोई खरीदता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि जो फिनकॉर्प का जो अनावरण करने के लिए कहा है HBF जो सिंगापुर उसको एक्वायर करेगा कुछ शेयर, वो किस स्कीम के तहत करेगा, तो कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस के तहत ये एक्वायर करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन कंपटीशन कमीशन एक्ट इंडिया का जो एक्ट है वो 2002 है। तो एक्ट पूछा जाएगा तो 2002 बताना है, और इस्टेब्लिश कब हुआ तो 2003 में हुआ। और इसके चेयरमैन कौन है, तो अशोक कुमार गुप्ता। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में है। नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और क्यों किया जाता है, क्योंकि 5 अप्रैल के दिन ही एसएस लॉयल्टी एक जहाज़ था जो इंडिया से यूके के लिए गया था, जो कि इंडिया के शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक हिस्ट्री बना था एसएस लॉयल्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जहाज़ जो यूके के लिए गया था 5 अप्रैल को ही, इसलिए हम लोग ये नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं। और सबसे पहली बार 1964 में मनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 59th एडिशन था, ये नेशनल मैरीटाइम डे का 59th एडिशन था, तो ये आपको ध्यान रखें। और ये नेशनल जो मैरीटाइम डे है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका थीम भी ध्यान रखना है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 इसका थीम था नेशनल मैरीटाइम डे का। स्कूल चलो अभियान किस स्टेट द्वारा लाया गया, तो उत्तर प्रदेश द्वारा लाया गया, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे इलिटरेट, सबसे कम साक्षर वाला राज्य यही है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट, इसलिए यहीं से लॉन्च किया गया स्कूल चलो अभियान। यहाँ पे 100% इनरोलमेंट चाहते हैं कि प्री नर्सरी वगैरह या फिर पोस्ट स्कूल में 100% इनरोलमेंट हो, उसके लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिगो ने किसके साथ MOU पार्टनरशिप किया है, वो स्कूल और मेडिकल साइंसेस और टेक्नोलॉजी एंड इट्स कैंपस। वो इंडिगो किसके साथ मिलकर स्कूल में मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी लाना चाहता है अपने कैंपस में, तो इंडिगो ने IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये आपको ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मच % ऑफ पोस्ट ऑफिस ब्राउट अंडर CBS टू इम्प्लीमेंट एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और CBS का आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, कोर बैंकिंग सिस्टम। CBS का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सिस्टम। ये एक बार एग्जाम में भी आया था। तो 96% ऐसा कहा गया है पार्लियामेंट कि 96% पोस्ट ऑफिस जो सेविंग अकाउंट है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियाज एक्सपोर्ट हिट्स अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच बिलियन डॉलर्स इन 2021-22। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कितना सबसे ज़्यादा हिट किया, तो 11 बिलियन डॉलर हिट किया 21-22 में, जो कि खत्म हो गया 31 मार्च को ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्लस आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया का टारगेट था 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का, वो इंडिया ने 9 दिन पहले ही अचीव कर लिया। कब का टारगेट था, तो 2022 का टारगेट था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स बेनिफिट्स ऑफ 1.33 लाख न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो आपको ध्यान है कि स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है रिसेंटली उसका 6 ईयर कंप्लीट हुआ है। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो 5 अप्रैल
मतलब आज के दिन ही 5 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च किया गया था। तो इसका रिसेंटली 6 साल पूरा हुआ है। और ये स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है किसके लिए है, तो ये सबके लिए नहीं है। एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। उनके लिए कोई अगर कंपनी वगैरह वो लोग बनाना चाहते हैं तो उनको इसमें हेल्प करता है। और इसमें कितना लोन दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टैंड अप इंडिया में कितना लोन दिया जाता है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि ये 2016 में लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल को, और इसमें लोन 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का दिया जाता है। 10 लाख से लेके 1 करोड़ है, 1 करोड़ मतलब 100 लाख। सो 10 लाख से लेके 100 लाख तक का लोन दिया जाता है। और लोन कितने साल के लिए दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लोन 7 सालों के लिए दिया जाता है। तो स्टैंड अप इंडिया ये आप ध्यान रखें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। अब फॉरेन सेक्रेटरी हमारे कौन थे, तो हर्षवर्धन श्रृंगला थे काफ़ी टाइम से, लेकिन अब नए बने हैं विनोद कवात्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतने ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।